रहे हैं क्लास की। लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा रिवीजन के तौर पे रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, तो इसलिए चिंता मत करिएगा। क्लास आपको अवेलेबल रहेगी कुछ दिन तक, ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी और कुछ समय बाद यूट्यूब पर कर दूंगी। ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने एक्सटर्नल फीचर्स जिम्नोस्पर्म के क्या क्या होते हैं इनकी बात करी थी, जिसमें हमने रूट, स्टेम, लीव्स में या स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसे डिविजिबल रहती है इसकी बात करी थी। ठीक है। आज इंटरनल स्ट्रक्चर पर, इंटरनल फीचर्स पर बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म के अगर जनरली देखें, जर्नल अकाउंट देखें तो उनकी एनाटॉमी क्या होती है, रूट की एनाटॉमी में क्या खास है, या स्टेम की एनाटॉमी में क्या खास है, लीफ की एनाटॉमी कैसी होती है। ठीक है। तो जो कुछ स्पेसिफिक वाला है उसकी बात आज करेंगे। बाकी हर मतलब कि स्पीशीज टू स्पीशीज फर्क है, जेनर टू जेनर फर्क है। अनुभव कुछ कह रहे हो? ओके फाइन, तो म्यूट रखिए। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना अपनी तरफ से म्यूट रखो अभी। ठीक है। वो बार बार शो करने लगता है ना, तो मुझे लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है। तो आज जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनल दैट मींस एनाटॉमी की बात हो रही है। ठीक है। तो जाइलम, फ्लोएम कौन वाली सेल स्पेसिफिक है जिम्नोस्पर्म में? अगर जाइलम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो उसमें कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कौन से नहीं है, इनकी बात करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट साथ साथ में लिखते चलिएगा, क्योंकि कोई बाद में नोट्स भी मांग रहे थे एक लोग। मैंने शायद उस दिन ये कहा था ना कि आप साथ साथ में लिखते चलो, वही मैं बोलते भी जा रही हूँ, समझाते भी जा रही हूँ। ठीक है। तो उसे साथ साथ में लिखते चलना। ओके। तो कॉपी पेन हाथ में, हाँ कॉपी पेन हाथ में रखिए। फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ऐसे हेडिंग लगाइए। उसमें पहला पॉइंट है रूट्स के बारे में, कि रूट्स की एनाटॉमी कैसी होती है। बाकी चीजें नॉर्मल है, जो चीज खास है उसी की बात करेंगे। तो रूट्स के लिए लिख लीजिए, द रूट्स आर डायाक और पॉलीआक। हाँ, टर्म्स लिखे दे रही हूँ। ठीक है। आप सेंटेंस में लिख लो, बाकी टर्म्स तो मैं लिख ही रही हूँ। द रूट्स आर डायाक और पॉलीआक। इसका क्या मतलब है? डाइआर्क और पॉलीआर्क का क्या मतलब है? जब कभी ये सिंपल है, जब भी इस तरह का कोई टर्म आप देखोगे तो सिंपल है कि ये किसकी बात करते हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं। वेस्कुलर बंडल्स में भी जाइलम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि जब कभी मतलब कि जो नॉर्मल है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, उनकी बात मैं नहीं कर रही, वेस्कुलर बंडल्स पे सीधे आ रही हूँ। ठीक है। ये डाइआर्क टर्म का क्या मतलब होता है उससे बता रही हूँ। डाई का मतलब दो से है। ठीक है। यानी वेस्कुलर बंडल्स या तो दो के फॉर्म में होंगे, दो में अरेंज रहेंगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे। ठीक है। या फिर पॉलीआर्क लिखा हुआ है, दैट मींस अगर यंग रूट में देखेंगे तो उसमें पॉलीआर्क यानी कि 2 to 6 से ज्यादा नंबर में होंगे। ठीक है। और इसके केस में यानी कि जिम्नोस्पर्म के केस में ये बात समझ पाए कि डाइआर्क और पॉलीआर्क का क्या मतलब है। पॉली का मतलब मोर देन 6। ठीक है। और डाइआर्क का मतलब 2 है। या तो ये कंडीशन रहेगी जाइलम या वेस्कुलर बंडल्स की, या फिर मतलब और साथ साथ में इस यहाँ पर फ्लोएम होगा। ठीक है। या फिर क्या होता है, ये रिंग में अरेंज रहते हैं, कौन, जाइलम बंडल्स। तब ये कंडीशन और इनका नंबर कितना, अगर वेस्कुलर बंडल्स का नंबर ये या फिर जाइलम के ही नंबर से आप अगर काउंट करोगे तो उसमें अगर मोर देन 6 है, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीआर्क। या बल्कि इसको और भी अच्छे कहो तो दो से ज्यादा जितनी कंडीशंस आएंगी वो सारी पॉलीआर्क हो जाएगी। उसी में अगर बात करें, अगर मान लीजिए 3 के फॉर्म में है, जैसा कि साइकस में होता है, तो उसको बोल देते हैं ट्राइआर्क। ठीक है। तब अरेंजमेंट कुछ वेस्कुलर बंडल्स का ऐसा रहता है। मतलब एक ये मैं केवल डायग्रामेटिक बता रही हूँ। ठीक है। तो इसमें देख लो ना, 3 आर्क्स दिख रही हैं, दैट मींस। और इसके साथ में ही ये जो मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है, जब कभी मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना रही हूँ किसी सर्कल में, दैट मींस कि ये एक्सार्क कंडीशन को शो करता है। ठीक है। तो रूट्स में जो कंडीशन होती है वेस्कुलर बंडल्स की, वो ऑलवेज क्या रहेगी, डाइआर्क या पॉलीआर्क के साथ ऑलवेज एक्सार्क।
इसको भी लिख लो। एक्साक्ट का क्या मतलब हुआ? एक्साक्ट का ये मतलब हुआ कि जो प्रोटोजाइलम है, जो पहले बना है, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन पहले हुआ है, जिसकी सेल्स छोटी है, वो आउटर साइड पे दिखेंगी, मतलब पेरिफेरी की तरफ होगा, जबकि जो मेटाजाइलम है वो इनसाइड होगा, ठीक है, सेंटर की तरफ, जहां पे पिट का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है? एक्साक्ट कंडीशन कहलाती है। जस्ट इसका अपोजिट स्टेम में होता है, क्योंकि अभी हमने किसकी बात की? ये तो हमने रूट की बात करी है, राइट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एक बार यस करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टेम के लिए। एग्जैक्ट, चलिए ठीक है, समझा रही हूँ। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में मैंने एग्जैक्ट के लिए ये बताया कि क्योंकि मैंने पॉलियाक और डायाक बताते वक्त आपको ये बताया, ठीक है, ये टर्म बताए, इस तरह का डायग्राम मैंने बनाया था कि जाइलम इस तरह से होता है, ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी एक सर्कल में। मैं ये कह रही हूँ कि एग्जैक्ट, ये डायरेक्टली एग्जैक्ट कंडीशन को शो कर रहा है, और एग्जैक्ट कंडीशन हमेशा किस में होगी? रूट में होगी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की रूट में एग्जैक्ट कंडीशन होगी। वजह ये है कि यहाँ पर इस कंडीशन को डिनोट ऐसे किया है, इसका मतलब ये होता है जब कभी प्रोटोजाइलम है, ये जो नैरोअर एंड बनाया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पहले जाइलम वेसल्स बनी है, वेसल्स नहीं, जाइलम सेल्स बनी है, वो या प्रोटोजाइलम है, वो पेरिफेरी की तरफ होगा। इस अगर सर्कल में देखो तो पेरिफेरी की तरफ कौन सा पोर्शन है? टेपरिंग एंड है ना, ये जो पॉइंटेड वाला। हाँ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ वाली जो सेल्स है वो प्रोटोजाइलम या जो पहले फॉर्म हुई थी वो है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम जब पेरिफेरी की तरफ हो, और मेटाजाइलम जो मैच्योर हो चुकी है सेल्स, वो पिच की तरफ या सेंटर की तरफ होता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन कहलाती है एक्सैक्ट, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि कहीं कहीं आप वेस्कुलर बंडल्स ऐसे देखोगे और कहीं कहीं पर वेस्कुलर बंडल्स ऐसे देखोगे, ठीक है। जब स्टेम की बात करेंगे तो आप शायद ऐसे देखोगे कि टेपरिंग एंड वाला, मतलब जो पॉइंटेड एंड है वो सेंटर की तरफ है, जबकि जो मैच्योर सेल्स है वो पेरिफेरी की तरफ है। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, हाँ। और ये कंडीशन किस में होगी? हमेशा स्टेम में होगी, ठीक है, इसे याद रखिए। यही पैटर्न आपको एंजियोस्पर्म में भी काम आएगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी एंजियोस्पर्म में भी यही चलता है। खैर, लेकिन अभी आपको उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल आप यही याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती है उसमें एग्जैक्ट डायाक या पॉलियाक कंडीशन है, उसी में पॉलियाक में ट्रायाक भी हो सकता है, टेट्रार्क भी हो सकता है, इस तरह से वेरिएशन होगा जीनस टू जीनस, स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टेम के बारे में। In a stem, a well-developed vascular system is present. Vascular system is present. Vascular bundles are, उसी में कंटिन्यूएशन में लिखिएगा, vascular bundles are open, comma, end arc, वही जो अभी मैंने बताया एंड आर्क। देखिए स्टेम के बारे में बता रहे हैं ये कि जर्नल एनाटॉमी में क्या होगा, ठीक है। स्पेसिफिक तो जब आपको हम साइकस या पाइनस बताएंगे तो उसमें बता देंगे कि क्या क्या खासियत है, ठीक है। बाकी जनरल अकाउंट के लिए लिख लीजिए कि वैस्कुलर बंडल्स आर ओपन एंड आर्क and arranged in a ring, रिंग में होते हैं। अब ये बताओ मुझे, ओपन का क्या मतलब होता है? पहले कभी पढ़ रखा है? ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स क्या होंगे? इसका मतलब होता है कि अगर वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, हाँ, कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो ओपन है। अगर कैम्बियम एब्सेंट है, दैट मीन्स वो क्लोज्ड है। क्या? वेस्कुलर बंडल्स, ओके। जब कभी कैम्बियम प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि वो ओपन होगा,
जब कभी कैम्बियम एब्सेंट है तो वो क्लोज वैस्कुलर बंडल्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है अगर कैम्बियम प्रेजेंट है दैट मींस ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कैसी ग्रोथ हो सकती है, सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है। जिनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है वो यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते हैं। और अगर मान लीजिए ये एक्सेप्शन है कि वो जर्नल पैटर्न से सेकेंडरी ग्रोथ शो भी कर रहे हैं तो उसको एनोमलीज में काउंट किया जाता है, ठीक है। खैर इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल इतना याद रखिए कि ओपन और एंडार्क टाइप होते हैं। एंडार्क की कंडीशन मैंने बता दी, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो कि प्रोटोजाइलम किस साइड रहेगा, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ एंड मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, मैच्योर वाला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, स्टेम के लिए ही है ये भी, ठीक है, स्टेम के लिए ही है। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस in case of gymnosperm. Secondary growth takes place in case of gymnosperm and annual rings are formed. And annual rings are formed. एनुअल रिंग्स क्या होती है? एनुअल रिंग्स, अगर बड़े बड़े ट्री ट्रंक के कट पीसेस देखे हो कभी तो उसमें आपने ऐसे ऐसे रिंग्स बनी हुई देखी होंगी, स्ट्रक्चर लगता है उस पे किसी ने क्या पेन से मार्क कर दिया है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है कि वो कितने साल पुराना पेड़ है इसको बताता है, कितने साल पुराना ट्री है, ठीक है। और यही एनुअल रिंग्स को ही शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी स्टेम में ही आएगा, क्या कि जाइलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो लिख लीजिए, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जाइलम के, किसी को याद है, बता सकते हो? आकांक्षा, हाँ बताओ। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीज, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जब कभी जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इनमें 3 तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक एब्सेंट होता है। एब्सेंट कौन होता है? वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है, वेसल्स नहीं होंगी किसमें? जिम्नोस्पर्म में। एक्सेप्शन के तौर पे केवल नीटेल्स ऐसा ग्रुप है, नीटम, ठीक है, जिसमें आपको वेसल्स दिखने मिलती है। जैसे कि आप कभी इसको ऐसे भी समझो कि जब भी ओवुलेशन होता है ना तो यूजुअली आपको कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक 2 ग्रुप्स के बीच में मिल जाती है, ठीक है। जैसे आप अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स में पढ़ो तो उसमें भी कनेक्टिंग लिंक किसको बोलते हैं? उसमें यूग्लिना को बोलते हैं, कि वो एनिमल बैकग्राउंड आप जोलॉजी में भी पढ़ते हो और उसकी स्टडी ऐसा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए फोटोसिंथेटिक मोड में भी न्यूट्रिशन कर सकता है, ठीक है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। उसी तरह से ये कह सकते हैं कि नेचर ने जिम्नोस्पर्म में ही एक ग्रुप दे रखा है जो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच के कुछ कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, तो वो नीटम है। वैसे यूजुअली बाकी सारे कंपोनेंट होंगे, कौन से 4 कंपोनेंट? पहला है ट्रैकीज, दूसरा है जाइलम फाइबर, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। चौथा कंपोनेंट ये वेसल्स होती है, ये एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। ये 3 तो होंगे प्रेजेंट जबकि ये एब्सेंट होगा। तो लिख लीजिए, द जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीज, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, while vessels are absent, except, exception किसमें है उसको लिख लो, except नीटम, नीटम जी से शुरू करिएगा, दिस वन, ये है स्पेलिंग नीटम,
जी साइलेंट होता है। हाँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट नीटेल्स या नीटेल्स, ऑर्डर लिखिए या नीटम लिख लीजिए, बल्कि नीटेल्स लिखिए। एक्सेप्ट एक्सेप्ट नीटम, नीटम जी से शुरू करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ, फ्लोएम के चार कंपोनेंट किसको याद है? जिसको याद हो जरा सा मुझे बताओ क्या क्या होते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा के अलावा कोई और है? बाकी सब? हाँ जी, गुड। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। सेम काइंड ऑफ फ्लोएम फाइबर, जैसे तो इसमें लिख लीजिए कि इसमें कौन सा वाला नहीं होता, कंपेनियन सेल्स नहीं होती। ठीक है, फ्लोएम के केस में, जब भी जिम्नोस्पर्म के केस में बात करेंगे कि फ्लोएम सेल्स की, तो वो किस किस की बनी होती है? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स नहीं होती, रेस्ट ऑफ दी बाकी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो लिख लो, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब, ये चार कंपोनेंट हो जाएंगे फ्लोएम के। ठीक है, क्या चार में से तीन ही होते हैं? सीप ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, पीएच लिखा दैट मींस समझ जाना, फ्लोएम लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, and companion cells are absent, totally absent, and companion cells are totally absent, नहीं होगा कंपेनियन सेल, ये फोर्थ कंपोनेंट नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। रब करूं? आई थिंक यस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक और अच्छी सी बात जिम्नोस्पर्म के बारे में, क्या, क्योंकि मैंने ये बताया ना कि ज्यादातर इसमें ट्रीज ही होते हैं, शब आपको शब भी कम मिलेंगे, और हर्ब्स तो मतलब छोटे छोटे प्लांट्स तो होंगे ही नहीं, ये मान के चलिए। ठीक है, तो जितने भी ट्रीज होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर कहा जाए कि जब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो ट्री का जो बेनिफिशियल एक्टिविटी है, वो वन ऑफ बेनिफिशियल एक्टिविटी बता सकते हो? वुड वर्क, है ना, फर्नीचर में जो इस्तेमाल होती है। तो उसी तरह से जिम्नोस्पर्म की भी जो ट्री ट्रंक्स होते हैं, वो यूजुअली यूज किए जाते हैं इस तरह के वुड वर्क या फर्नीचर वर्क में। ठीक है, तो ये कौन सा वाला ग्रुप ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी वाली वुड है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि वुड बेसिकली जिम्नोस्पर्म में दो टाइप की होती है। क्या? एक हो सकती है नैनोजाइलिक, मोनो मत लिख देना, नैनो है, ठीक है, नैनोजाइलिक, और दूसरा होता है पिक्नोजाइलिक। नैनोजाइलिक वुड एंड पिक्नोजाइलिक वुड। ठीक है, तो आप पॉइंट क्या लिखोगे, लिखना शुरू करो। In case of gymnosperm, there is a two types of wood is found. Two types of wood is found. First one is nanoxylic. NaNO लिखिएगा, मोनो मत लिखिएगा, मोनो मीन सिंगल हो जाता है, यहाँ पर नैनोजाइलिक है, नैनोजाइलिक वुड। नैनोजाइलिक वुड का क्या मतलब है कि ये वाली वुड वर्क के लिए या फर्नीचर वर्क के लिए अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं अच्छी होती है? क्योंकि इसमें जो मेडुलरी रेज होती हैं, वो एक तो ब्रॉडर होती हैं, दूसरी बात है वो पैरेन्काइमेटस होती हैं, यूनिसीरिएट की बजाय मल्टीसीरिएट होती है। मल्टीसीरिएट का मतलब, जैसे मान लीजिए एक वुड का स्ट्रक्चर है, उस वुड के स्ट्रक्चर में, मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ,
मैनोजाइलिक को लिख लो साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या, नॉन पोरस, सॉरी पोरस एंड लूज due to broader medullary rays and large amount of parenchymatous cells. Yes, अंकिता, मैंने ये कहा बहुत ज्यादा लिखने पर नहीं ध्यान दो, समझने पर ध्यान दिया करो, ठीक है। मैनोजाइलिक वुड को मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ कि उसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि पोरस एंड लूजली कॉम्पैक्ट, या कॉम्पैक्ट वर्ड ही मत लिखो, लूज लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ broader medullary rays and large amount of parenchymatous cells। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप किसी वुड का या ट्रांसफर सेक्शन देखते हो तो उसमें मान लीजिए यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम जो भी कुछ है, फिर यहाँ पर आप देखते हो कि सेंटर में पिथ होता है यूजुअली, ठीक है, और पिथ के अलावा एक और स्ट्रक्चर दिखता है जो आपको ऐसे वर्टिकल लाइन में दिखता है, ठीक है, पूरे सेंटर में ऐसे आपको दिखेगा, और कई सारी लाइनें होती है, वो या तो यूनिसीरिएट यानी कि केवल एक लाइन में हो सकती है, या फिर हो सकता है कई लाइनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। ये मेडुलरी रेज है, और इन मेडुलरी रेज पर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होंगी या पिथ है वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होगा, तो जाहिर सी बात है वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अपने आप ही थोड़ी सी वीक हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा केस किसमें होता है, ऐसा केस आपको साइकस में मिलेगा। इसी वजह से साइकस की जो वुड होती है उसको फर्नीचर वर्क के लिए बेस्ट नहीं मानते हैं, जबकि पिक्नोजाइलिक वुड जस्ट अपोजिट होती है। उसमें क्या होता है कि वो नॉन पोरस होगी, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज ज्यादा होते हैं। दूसरी बात है वो भी सेकेंडरी वुड का मतलब भी हुआ कि जाइलम में इतना मैच्योर हो चुका है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या बन चुका है कि पूरी वो वुड फॉर्म कर चुकी है, ठीक है। तो पिक्नोजाइलिक किसमें होता है, पाइनस में होता है, और वुड वर्क के लिए या फिर फर्नीचर वर्क के लिए दिस वन इज बेस्ट, ठीक है। पिक्नोजाइलिक वुड अच्छी मानी जाती है और इसी का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आप खुद ही सोचो, अगर इतना पैरेन्काइमेटस सेल्स हो जाएगा वो भी मल्टीसीरिएट फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जबकि पिक्नोजाइलिक में क्या होता है, केवल यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज होती है, क्योंकि मेडुलरी रेज पैरेन्काइमा की बनी होती है, तो इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स का अमाउंट कम हो गया, जबकि मैनोजाइलिक वुड में पैरेन्काइमेटस सेल्स का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। और मेडुलरी रेज इसके केस में ब्रॉडर होंगी, इसके केस में यूनिसीरेट होंगी या कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। पी से याद रखने के लिए आप हमेशा याद रखिए पी फॉर पिक्नोजाइलिक, ठीक है, एंड पी फॉर पाइनस। तो पाइनस में कौन सी वुड हुई, हमेशा पिक्नोजाइलिक पिक करिएगा। रेस्ट ऑफ दी दूसरा केवल 2 ही होते हैं, तो मैनोजाइलिक जो रेस्ट ऑफ दी बची वो किस में होगी, वो साइकस में होगी, ठीक है। आपको जो पढ़ना है वो केवल साइकस और पाइनस ही साइकस पाइनस एंड अफिड्रा पढ़ना है, ठीक है। तो अफिड्रा का तो स्ट्रक्चर ही दूसरे तरीके से है, तो आपको मेन कंपैरिजन या जो कंफ्यूजन होता है वो इसी में होता है। तो पी से याद रखिए कि जिसमें पी है वो पाइनस, मतलब कि पिक्नोजाइलिक वुड पी से शुरुआत होता है और वो पाइनस में मिलेगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी है वो साइकस में मिलेगा, ठीक। अब बताओ ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ, तो चलिए इसी को कंप्लीट कर लीजिए। ब्रॉडर मेडुलरी रेज एग्जांपल में लिख लो साइकस, भूलो ना ताकि, और साइकस को अंडरलाइन कर लेना। एमसीक्यू में जब भी अगर पूछा जाएगा तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इस क्वेश्चन को कि किस तरह की वुड साइकस में होती है। और एंड
जो सेकंड, अब सेकंड पॉइंट करके लिखिए, तो फर्स्ट के लिए हो गया मैनोजाइलिक, ठीक है। दूसरी वाली पिक्नोजाइलिक, लिखिए पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक क्या है? कॉम्पैक्ट एंड हार्ड, compact and hard due to less amount of parenchyma cells, less amount of parenchyma cells। वहां पे ब्रॉडर लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नैरोअर, ठीक है, या नैरो मेडुलरी रेज, नैरो मेडुलरी रेज। और एग्जाम्पल क्या लिखोगे? पाइनस, एग्जाम्पल उसी में साथ में लिख लेना, पाइनस। अब लीव्स की बारी आ गई, ठीक है। एक और चीज देख ले, यही वाले पाइनस इसी कंटिन्यूएशन में लिखेगा पिक्नोजाइलिक वुड में। बॉर्डर्ड पिट्स में बी, बॉर्डर्ड पिट्स में बी यूनिसीरिएट और मल्टीसीरिएट, डिपेंड करेगा कि वुड कौन सी है। बॉर्डर्ड पिट्स में बी यूनिसीरिएट और मल्टीसीरिएट। नेक्स्ट पॉइंट लीफ के लिए लिखिए, लीव्स कैसी होती है? यूजुअली leaves of gymnosperm show the xeric condition characters, show xeric condition characters like क्या सेंटेंस था बेटा? देख, यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं। xeric कंडीशन कैरेक्टर्स, xeric का मतलब जीरोफिटिक, जीरोफिटिक लिख लो, इससे अवेयर हो, ठीक है। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स लाइक क्या? थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल कहाँ पर होता है? आउटर, मतलब जो एपिडर्मिस है उस पे वैक्सी कोटिंग जो होती है उसी को बोलते हैं। जरूरी नहीं वैक्सी कोटिंग हो, बट इट इज अ थिक, मतलब कि यूजुअली ये थिन लेयर भी हो सकती है, थिक लेयर भी हो सकती है। जितने भी जीरोफाइट्स होते हैं जहां पर ऑलरेडी वाटर की कमी है, ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स, ठीक है, तो उनकी जब भी आप देखोगे तो वो बहुत स्मूथ ही, मतलब उनकी जो लीव्स होती है बहुत चिकनी चिकनी सी आपको दिखाई पड़ेंगी। साथ में उनका जो क्यूटिकल होता है वो बहुत थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट अबव। जैसे मान लीजिए आपने ये सेल्स बनाई, ठीक है, तो उसपे एक थिक क्यूटिकल ऑलवेज होगी, राइट, ताकि पानी या जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है उसका कंजर्वेशन हो सके, ट्रांसपिरेशन को रोक सके, ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट कम हो सके, इसलिए लाइक थिक क्यूटिकल एंड sunken stomata, sunken stomata, sunken stomata। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत एम्बेडेड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब ही मिल जाएंगे, या जिस लेयर पर आपको फॉर्मेशन हो रहा है एपिडर्मिस उस लेयर पे नहीं मिलेंगे। चाहे आप पाइनस की नीडल देखिए या फिर साइकस की कोई लीफ उठा के देखो, तो भी उसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, यूजुअली स्टोमा, अगर मान लीजिए स्टोमा होता है तो यूजुअली ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या होता है, इसके केस में सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो भी सब्सिडियरी सेल्स होंगी वो एकदम एम्बेडेड रहेंगी, जहां से कॉर्टेक्स शुरू हो चुकी है वहां पर, राइट, दीज आर द स्टोमेटा। और इससे फायदा क्या होगा? अगेन वही के ट्रांसपिरेशन रेट कम हो सके, पानी बच सके, क्योंकि
क्योंकि जहां पर ये ग्रो करते हैं वहां ऑलरेडी पानी की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मीजोफिल सेल्स, इसी में लीव्स में ही है। मीजोफिल सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड mesophil tissues may be differentiated into palisade cells and spongy parenchyma. Palisade cells and spongy parenchyma. लीव्स की बात हो रही है, ठीक है। उसमें जो पैलिसेड सेल्स मीजोफिल सेल्स होती हैं वो या तो पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिविजिबल रहेंगी, या समटाइम्स जैसे कि पाइनस की नीडल में, क्योंकि वहां पर लीफ का काम वो ही कर रही है, नीडल्स ही, तो वहां पर क्या होता है कि केवल और केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का बना होता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, mesophil tissue may be differentiated into two palisade cells and spongy parenchyma. इसका केस लिख सकते हो साइकस में। While in case of pinus needle, it has only spongy parenchyma, मतलब वहां पे डिफरेंशिएट नहीं रहता कि पैलिसेड सेल्स बना रहा है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसमें केवल और केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रहेगा। एक और पॉइंट लीव्स के बारे में ही लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या अनुभव अपनी तरफ से म्यूट करो कि इसमें लेटरल वेन्स नहीं देखोगे आप, ठीक है, वेन पैटर्न कहीं नहीं मिलेगा जितनी भी लीव्स होंगी, तो उसमें फिर जो वाटर सप्लाई होती है वो एंड तक, या मान लीजिए लीफ की मार्जिन, ये तो एक सिंपल मैंने लीफ बना दी। वेनेशन पैटर्न क्यों जरूरी है, ताकि जो भी वाटर आ रहा है वो एंड तक भी तो पहुंच सके। यहाँ पर तो मिल जाएगा मिड रिप पर, लेकिन इस पॉइंट तक भी तो पानी पहुंचना चाहिए, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होता है, क्योंकि उसमें वेनेशन पैटर्न या लेटरल वेन्स तो है नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक टिश्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये एक और खासियत है जो इसको और प्लांट ग्रुप से अलग करती है, राइट। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये लीव्स में ही पॉइंट है, लीफ की मतलब एनाटॉमी या इंटरनल फीचर्स में ही आता है। Lateral veins are absent. Lateral veins are absent in most of the gymnosperm. In most of the gymnosperm. So the translocation of nutrients. So the translocation of nutrients takes place with the help of transfusion tissue. With the help of transfusion tissue. नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इंटरनल फीचर्स की बात हो गई। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में ऑलवेज दो टाइप का आपको देखने मिलेगा। क्या? रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी तक जब आप लोअर ग्रुप्स पढ़ोगे, मतलब टेरिडोफाइट्स अभी पूरा पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन जब भी पढ़ेंगे वहां पर, या फिर जो आपने ब्रायोफाइट्स तक पढ़ लिया है, वहां पर आप देखते थे कि क्या वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तीन टाइप का मिलता था अलग अलग।
यहाँ पर दो ही मेजर टाइप है, एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का केवल दो ही टाइप है, या तो वेजिटेटिव होगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसी को पॉइंट में लिख लीजिए। इट इज मेनली of two types. It is mainly of two types. First one, vegetative. Second one, sexual reproduction. Vegetative reproduction is takes place by कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। कहाँ पर? स्टेम पर। स्टेम में भी कहाँ पर? आपको याद होगा कि मैंने ये भी बताया था कि यूजुअली जिम्नोस्पर्म को पहचानने का तरीका, साइकस आपने कभी देखा हुआ है? कभी देखा है? देखा सबने है, पहचानते वाले ना हो। देखा है शालिनी? सब पहचान लोगे? असली में बोल रही हूँ। हाँ, स्कूल में है। ठीक है, स्कूल में भी है। और आप जहाँ से निकलते हो, अभी तो नहीं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब भी आप रास्ते से निकलना तो एक बार जरा आसपास के पेड़ों पर नजर दौड़ाते हुए चलिएगा। ठीक है, इधर के एरिया में, अब चूंकि मैं उस साइड, तो मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं ध्यान दिया है, नहीं तो बता सकती थी। इधर के एरिया में कोई रह रहा होता तो फिर मैं बता देती। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, जाने दीजिए। हाँ जी, हाँ, पार्क में यूजुअली लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, ऑलरेडी इतनी कंडीशन उन लोगों का यही रहता है, लगाया नहीं लगाया। ग्रोथ भी उनकी बहुत स्लो होती है। जिम्नोस्पर्म की ये भी खासियत है कि उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। मैंने पहचानने के तौर पे कहा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ ली, ठीक है, वहां पे पहचान नहीं पा रहे हो। मतलब अगर आपके पास दो प्लांट्स ऐसे, आप खजूर को ही ये समझे ले रहे हो कि वो खजूर का पेड़ देखे हो कि नहीं, वो तो बहुत लंबा होता है, उसी को साइकिल्स कह रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, यूजुअली होता क्या है, जब भी कोई भी जिम्नोस्पर्म होगा, ठीक है, तो उसके जब आप स्टेम को देखोगे ना, तो वहां पर लीव्स होंगी, वो इतना स्मूथ नहीं होता पाम ट्री की तरह। ठीक है, तो वहां पर क्या, बिकॉज ऑफ स्केली लीव्स। ठीक, और खैर मैं बता क्या रही थी कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है, और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बेसिकली स्टेम पर ही प्रोड्यूस होते हैं, और स्टेम पर भी कहाँ पर? इन द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स। ठीक है, ये जो स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, जो ये स्मूथनेस की इसको हटा देता है, जिसकी वजह से जहां भी देखोगे तो वहां पे आपको ऐसे ऐसे स्केल्स दिखाई पड़ेंगी बकायदा। ठीक है, तो वो सारा आपको मतलब वो आप समझ जाओगे देख करके कि ये कोई ना कोई जिम्नोस्पर्म ही होगा। ठीक है, और साइकस क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट के नहीं होते, तो वो तो देखते ही पहचान लोगे। जबकि जितने भी एंजियोस्पर्म या जो खजूर वगैरह रहते हैं, वो तो लंबा लंबा रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा हाइट के होते हैं, तो इस तरह से भी पहचान सकते हो। तो लिख लीजिए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। Vegetative reproduction is takes place. Next point, vegetative reproduction is takes place by the formation of, और उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? या तो बुलबिल्स बोलते हैं, या फिर एडवेंटिशियस बड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस, जब आप कभी एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे अगर मैं पूछूं, तो आप यही कहोगे ना कि एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है। हिंदी अगर किसी को याद हो, बहुत अच्छी भाषा है हिंदी। ठीक है, एडवेंटिशियस का मतलब समझिए। एडवेंटिशियस को हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक, मतलब कि जो यूजुअल स्थान होना चाहिए वहां से ना प्रोड्यूस होकर के किसी और स्थान से, दैट मींस प्लांट की किसी और पार्ट से उनका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कहलाता है एडवेंटिशियस। इसीलिए ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जिसे बुलबिल कहते हैं, इसी को एडवेंटिशियस बड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, स्टेम्स पर बोलते हैं ना कि जो शाखाएं होती है, प्लांट है या फ्रूट्स हैं, या जिनको फ्लावर होते हैं, एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं फ्लावर होते हैं, तो वो यूजुअली ब्रांचेस पे निकलते हैं। ठीक है, ब्रांचेस में भी
स्पेसिफिक किसी एक्सल पर, राइट। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेम पर ही निकल रहा है, स्टेम पर ही वो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। कौन सा, यही बुलबिल, ठीक है। और ये करता क्या है, वेजिटेटिव, यानी इसको निकाल करके इससे डिटैच करके कहीं पे सोन कर देंगे आप सॉइल में, तो ये दूसरा प्लांट साइकस का बना देगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसे एडवांटेजियस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो यूजुअल पैटर्न है इसके ओरिजिन का, वहां से ना प्रोड्यूस होकर के स्टेम से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ब्रांचेस में नहीं, इसलिए। तो इसको लिख लो, vegetative reproduction is takes place by a specific structure called bulbils or adventitious buds कहां से निकलती है भी मैंने बताया, तो इसको भी लिख लो, which develop on the stem, और स्टेम में भी कहां पर, इन द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स, एग्जाम्पल में भी चाहो तो लिख लो, साइकस में, इन साइकस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दैट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ये टर्म है हेटेरोस्पोरस, दैट मीन्स हेटेरोस्पोरस का क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पर तो लिखा होता थ्रू डिफरेंट, जहां कहीं भी हेटेरो वर्ड है दैट मीन्स डिफरेंट की बात हो रही है, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, जिसको क्या, एक को बोलते हैं मेगास्पोर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करता है, जबकि दूसरा होता है माइक्रोस्पोर्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूजुअली ये oogamous टाइप होता है, जो कुछ आपने फंजाई में पढ़ रखा था oogamous टाइप ना, तो उसी को कंपेयर यहाँ पे करोगे तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप है, ठीक है। तो लिख, ये इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिए, Gymnosperms are heterosporous and sexual reproduction is oogamous type. Usually in gymnosperm these spores are found in a form of reproductive structures are found in a form of cones. देखो होता क्या है, जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ोगे ना तो वहां पर आप मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल इन दोनों के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। मैं एक जनरल तौर पे बता रही हूँ कि ये जो स्पोर्स होते हैं, मैंने ये तो बता दिया आपको कि एक मेगास्पोर होता है, एक माइक्रोस्पोर होता है। जो माइक्रो वाला यानी जो छोटा रहेगा वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो मेगा होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ये जिस स्पेसिफिक लीफ पर लगते हैं उनको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिपेंड ऑन दी कि उसने कौन सा कंटेंट किया हुआ है, कौन सा टाइप ऑफ स्पोर्स उसके पास है, उसी पर बेस रहेगा कि उसको मेगास्पोरोफिल कह सकते हैं उस लीफ को, पर्टिकुलर लीफ को, या फिर माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह की कई सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स या लीव्स मिलकर के एक कोन का या स्ट्रोबिलाई का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है, या कोन फॉर्म, कोन मतलब जब एग्रीगेट हो जाती है
तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको कोन कहते हैं, ठीक है, कोन या फिर स्ट्रोबिलाई, राइट। बात समझ पाए, ये बात समझ पाए। हाँ, कि माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर होंगे वो फिल्स पर, मेगास्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोरोफिल पर लगे रहेंगे, जो कि एग्रीगेट होकर के क्या बना लेती है, कोन्स बना लेते हैं। तो इसी को पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए। रिप्रोडक्टिव सॉरी क्या बोला था, हाँ, reproductive structure are arranged in a form of strobili or cones. Strobili और कोन्स, या फिर क्या कोन्स कहते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन। साइकस एक ऐसा है जिसमें कोन फॉर्म में ओव्यूल नहीं होता है, वो यूजुअली नेकेड और मतलब ओव्यूल फॉर्म में होता है, कोन फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक और पॉइंट लिख लीजिए इसी में, रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में भी ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है जिम्नोस्पर्म की, उसके लिए कि प्लांट्स इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर मोनोशियस और डायोशियस, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस का क्या मतलब हुआ, जब कभी हाँ मेल और हाँ, जब मेल एंड फीमेल कोन्स सेम प्लांट पर है, सेम ब्रांचेस पर आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मोनोशियस, ठीक है। मेल सेम प्लांट पर है तो मोनोशियस कहेंगे, अलग अलग यानी कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो वो कहलाएगी कंडीशन डायोशियस। हाँ, जब कभी साइकस की बात करते हैं तो वो डायोशियस है, जबकि जब पाइनस की बात करते हैं तो वो मोनोशियस है, ठीक है। हाँ, तो इसी को लिख लीजिए आप, प्लांट्स में भी मोनोशियस, एग्जाम्पल में ब्रैकेट में लिखो पाइनस, और डायोशियस एग्जाम्पल में लिखो साइकस। हेडिंग लगा लीजिए मेल कोन्स, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कोन्स के स्ट्रक्चर्स पर बेसिकली। पहले एक बार मेल कोन्स को जनरल जो फीचर्स है वो कैसे होते हैं, क्या डिफरेंस है जो कि टेरिडोफाइट से इनको अलग करता है, ठीक है। वहां पर भी स्ट्रोबिलाई होते हैं लेकिन उनके स्ट्रोबिलाई में अलग